केमिस्ट्री की दुनिया में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सिर रमजान का साथ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान, योर केमिस्ट्री टीचर। वेलकम टू कंसेप्ट पेयर। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसको स्टार्ट किया हुआ था और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका लेक्चर नंबर 1 है। चलें हम शुरू करते हैं। स्टाइक्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड्स स्टाइक्योन और मेट्रॉन इससे निकला है, जिसके मीनिंग है स्टाइक्योन मीन एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन टू मेजर। इसका मतलब टू मेजर एलिमेंट। अब एलिमेंट की क्या चीज मेजर करते हैं हम इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अमाउंट्स जो उनकी हैं वो हम मेजर करेंगे। तो हम डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टाइक्योमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इन विच relationship between amounts of reactants and product in a balanced chemical equation। इसका मतलब यहां पर आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन होगी केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज स्टडीड, यानी कि हम यहां पर अमाउंट्स उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है किन किन की अमाउंट्स, रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, इनकी जो अमाउंट्स होंगी उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। अब अमाउंट से क्या चीज मुराद है? अमाउंट से मुराद नंबर ऑफ मोल, इसे भी आप अमाउंट कहेंगे। इस तरह आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और उसके अलावा वॉल्यूम और उसके अलावा मैस। तो ये चार चीजें जो हैं वो आपके पास क्या हैं, इनको आप अमाउंट में रखेंगे, यानी कि अमाउंट से मुराद ये चारों चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल में देखें 2H2 प्लस O2, ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर H2O बनाते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास दोनों H2 और O2 ये दोनों आपके पास क्या है, रिएक्टेंट हैं, और जो H2O है वो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनकी अमाउंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसे आप स्टाइक्योमेट्री में स्टडी करेंगे। अब अमाउंट से मुराद मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम या मैस हो सकता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल क्या होता है, देखें ये जो आपके पास किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक चीज आपने याद रखनी है स्टाइक्योमेट्री में बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत अहम है। ये अगर इक्वेशन बैलेंस ना हुई तो स्टाइक्योमेट्री में वो डील नहीं होगी। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो वो इक्वेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब यहां पर किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो कोएफिशिएंट होते हैं, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट या फिर प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट, और जहां पर कोएफिशिएंट ना हो उससे मुराद वहां पर क्या है, 1 है। ये जो है ये जो कोएफिशिएंट है वो किस चीज को शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल को शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल होते हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है अगर मोल रिलेशनशिप को देखा जाए तो आप कोएफिशिएंट से देखकर आप इसे इजीली बता सकते हैं। तो इसका मतलब 2 मोल H2 वो 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब अगर आप रिलेशनशिप इसमें देखेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो ये आपके पास क्या है, रिलेशनशिप है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स का। तो इसको हम स्टडी करते हैं किसमें, स्टाइक्योमेट्री में। जैसे कि यहां पर देखें 2 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करता है 2:1 के लिहाज से। मोल रेशो देखें तो 2:1 और 2 मोल क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास क्या है, मोल रेशो। नेक्स्ट हमारे पास देखें जो मैस रेशो है, यहां पर देखें तो 2H2 से मुराद क्या है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और ये 4, और हर एक का मैस कितना होता है, 1 होता है। तो 4 हाइड्रोजन का मैस कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। और O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का क्या होता है आपके पास, एक ऑक्सीजन जो उसका मैस होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32। इसका मतलब यहां पर 4 हाइड्रोजन तो 4 ग्राम हो गया, और 2 ऑक्सीजन O2 से मुराद 2 ऑक्सीजन मिलना, एक ऑक्सीजन का 16 तो कितना हो गया, 32। इसका मतलब मैस रेशो देखी जाए तो 4 ग्राम रेशो 32 ग्राम। अब यहां पर देखें 2 हाइड्रोजन इसका मैस 2 ग्राम और एक ऑक्सीजन है 16 ग्राम, तो 2 प्लस 16 ग्राम ये कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। और यहां पर देखें तो कितने मोल हैं उसके, 2 मोल, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 36 ग्राम। इसका मतलब यहां पर रेशो 36 ग्राम
किसके होंगे आपके पास, वो वाटर के होंगे, 36 ग्राम ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसी तरह मॉलिक्यूलर रिलेशनशिप देखें तो ये आपके पास जो मोल है, एक मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसको हम इसी लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 मोल H2 है, इसका मतलब 2Na ऑफ H2। इनके दो जो ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि एक में 1Na होता है एक मोल में, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2 मोल हैं, तो इसका मतलब 2Na रेशो 2Na रेशो। यहाँ पर देखें 1 मोल मौजूद है, ये आपके पास क्या है O2 का, तो इसका मतलब इसमें 1Na मॉलिक्यूल होंगे किसके, O2 के। और रेशो अगर आप ये दोनों 2:1 Na मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 2Na ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे। तो ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल रिलेशनशिप हो गया। इसी तरह आपके पास क्या है, नेक्स्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा, जिसको हम इंशाल्लाह आगे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये सारे रिलेशनशिप हम एक एक करके सारे इसी जो ना चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनके दरमियान रिलेशनशिप। अब अमाउंट्स, उनकी जो अमाउंट्स है, अमाउंट से मुराद हमने नंबर ऑफ मोल देखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम या मैस। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो ना आपका क्या है होमवर्क है, जिसको आप इसी ही तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे CO2 की इक्विवेलेंट, जिससे आपको थोड़ा ये जो ना कंसेप्ट क्या होगा वो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब इसमें मैस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होता है, इसमें जो मैस है आप उसे क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि आप उसे एक फार्म से दूसरी फार्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप उसे डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपके पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वहां पर भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैस को आप लिखेंगे मैस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन इन स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, इन stoichiometry, the total mass of reactants is equal to the total mass of products in a balanced chemical equation। ये बहुत अहम है। stoichiometry deals with balanced chemical equation। ये आपने हमेशा याद रखनी है, जो स्टोइकियोमेट्री है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ डील करती है। तो यहाँ पर उसने कहा जितना मैस रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मैस क्या होता है, प्रोडक्ट्स का, लेकिन शर्त यह है कि उसमें कोई साइड रिएक्शन अकर ना हो। ये आपके पास हम नेक्स्ट एजम्पशंस में इस चीज को पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में ये आएगा कि जो स्टोइकियोमेट्री है वो तब ही एप्लीकेबल होती है जब आप जो ना 3 कंडीशन को फुलफिल करें। तो उनमें से एक कंडीशन जो है वो क्या है, नो साइड रिएक्शंस अकर। तो ये भी लॉ तब ही एप्लीकेबल होगा जब आप इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि नो साइड रिएक्शन विल अकर। यहां पर देखें ये आपके पास क्या है, 2H2 प्लस O2 वो मिलकर क्या बनाते हैं, 2H2O बनाते हैं। यहां पर देखें हम मैस रिलेशनशिप देखेंगे कि मैस रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां पर देखें तो 2H2 का मतलब 4 हाइड्रोजन इसके अंदर क्या है, मौजूद हैं, और एक हाइड्रोजन का मैस क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब टोटल 4 ग्राम क्या होगा, 2H2 का मैस होगा। और इसको इसमें प्लस करें O2 का मैस। अब यहां पर देखें मैंने आपको कोएफिशिएंट ना हो तो उसका क्या होता है 1, तो 1 मोल O2 है, और 2 ऑक्सीजन इनके, एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे ऑक्सीजन का 16, तो इसका मतलब 32 ग्राम। अब इन दोनों को प्लस करें तो कितना आंसर आता है, 36 ग्राम। इसका मतलब यह है कि ये जो आपके पास वाटर है उसका कितना होना चाहिए, मैस 36 ग्राम होना चाहिए। और आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मास होगा, 16 प्लस 2 तो कितना हो गया 18 को आप 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके 2 मोल हैं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना रिएक्टेंट का मैस है उतना ही क्या है, प्रोडक्ट का मैस। लेकिन एक यहाँ पर एक शर्त है, नो साइड रिएक्शन अकर। अगर साइड रिएक्शन अकर हुआ तो उसमें से एक और सब्सटेंस बनेगा, जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन सकता है, तो वो इस प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या कर देगा, इसकी यील्ड को कम कर देगा। तो ये आपके पास क्या है, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब अगर आप डेफिनेट को देखें, डेफिनेट से मुराद क्या होता है, फिक्स, और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, रेशियो को।
अब इससे मुराद क्या है, फिक्स रेशियो से मुराद क्या है, इसको हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन में और फिर मैं आपको ये समझाऊंगा। देखें, अ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम रेशियो बाय मास। इससे मुराद क्या है, इसको हम देखते हैं। देखें, एक सादा सी एग्जांपल मौजूद है इस चीज की। अगर आप वाटर जो है ना वो आपके पास क्या करें, किसी तालाब से वाटर का सैंपल लें, जोहर से लें, इसी तरह आपके पास दरिया से लें और समंदर से लें, यानी कि 4 सैंपल आपने इकट्ठे किए, दरिया, समंदर, जोहर और तालाब से। अब इन तमाम जो सैंपल्स हैं वाटर के, इनके अंदर अगर आप फार्मूला देखेंगे तो कौन सा फार्मूला होगा इसका, ये आप सारे जानते हैं, इसका फार्मूला होगा H2O। अब यहां पर देखें, इस कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड H2O है, आपने चाहे जहां से भी पानी लिया है, वो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स हैं। वो कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट। अगर वो वाटर कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स फिक्स, हाइड्रोजन और जो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। अब इनमें अगर आप मोल रेशो देखें, इसके अंदर आप इस कंपाउंड के अंदर मोल रेशो देखें तो ये आपके पास 2:1, 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन के मौजूद हैं। लेकिन अगर आप मैस रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पर 2H है, इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो 2 हाइड्रोजन का मैस कितना होगा, 2 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन है, इसका मैस कितना होगा, 16 ग्राम होगा। अब इसको राउंड ऑफ करें तो 1:8, तो ये 1 ग्राम और ये आपके पास 8 ग्राम, तो ये रेशो है बाय मैस। ये अब ये रेशो आपके पास क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, चाहे आप कहीं से भी पानी जो है ना वो ले आए। इसका मतलब यह है कि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, फिक्स होते हैं, और उनकी जो रेशो है बाय मास वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर आपने ये रेशो चेंज की, मोल रेशो अगर आप 2:2 कर देते हैं, इस रेशो को आप अगर आप 2:2 कर देते हैं तो कंपाउंड ही क्या हो जाएगा, चेंज होगा, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये प्योर कंपाउंड वाटर प्योर है अगर, तो उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सेम होंगे और उनकी जो बाई मास रेशियो है वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो ये आपके पास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको हम नीचे एग्जांपल से हम समझते हैं। देखें, यहां पर 2H2 प्लस O2, उससे क्या बनता है आपके पास 2H2O। अब यहां पर हमारे पास ये जो है ना, ये आपके पास क्या है, कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर देखें तो ये आपके पास एलिमेंट्स फिक्स, सेम एलिमेंट्स, यहां देखें सेम एलिमेंट्स कंबाइंड, 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे और उनकी रेशो कितनी होनी चाहिए, वो हमेशा ही फिक्स है, वो कितनी होनी चाहिए, 2:1, तब ही जाके क्या बनेगा, वो वाटर बनेगा। 2 और ये रेशो क्या है, 1। 2 रेशो माना अगर मैस के लिहाज से देखा जाए तो इसका 2 ग्राम, इसका 16 ग्राम, इसको राउंड ऑफ कर, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम, और ये आपके पास 8 ग्राम। तो ये आपके पास क्या है, मैस रेशो है। इसी तरह आप CO2 में देखें तो मोल रेशो देखें 1:2, और अगर आप मैस रेशो देखें 12:13, आप इसे 4 पर डिवाइड करेंगे दोनों को, इधर भी 4 पर डिवाइड, इधर भी, तो रेशो आएगी 3:8। तो ये आपके पास क्या है, बाई मैस रेशो है। अगर आप इसमें देखें, अगर इस रेशो को आप चेंज करते हैं, 1:1 कर देते हैं तो एक और कंपाउंड बनेगा जो कि क्या होगा, CO। लेकिन अगर आपने CO2 ही बनाना है तो इसका मतलब आपको मोल रेशो फिक्स रखनी होगी या मैस रेशो क्या रखनी होगी, फिक्स रखनी होगी, तभी जाके आपके पास क्या होगा, वो जो CO2 कंपाउंड है वो ऑब्टेन होगा। तो ये आपके पास क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखें, कंसेप्ट ऑफ मोल। तो मोल जो है ना वो आपके पास क्या है, एक क्वांटिटी है, किसी भी जो एलिमेंट है उसको मापने के लिए हम जो क्वांटिटी यूज करते हैं वो क्या है, मोल। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको एक छोटा सा क्या होगा, जानवर नजर आएगा। वो सबसे छोटा जानवर है, उसका नाम भी क्या है, मोल होता है। लेकिन वो बायोलॉजी का मोल है। और केमिस्ट्री के अंदर मोल क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर मोल जो है वो हम इसको देखते हैं आपकी बुक के मुताबिक, उसमें क्या लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन। तो यहां पर देखें, मोल इज amount is an amount of substance which contains as many elementary entities। अब यहां पर एक लफ्ज अहम है, elementary entities। इससे क्या मुराद है, elementary entities as there are atoms in 0.012 kg, it means 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। इससे अब ये डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन ये कहती है कि जो मोल है वो किसी भी जो सब्सटेंस है उसकी अमाउंट है, उसकी मिकदार है। अब वो कितनी, विच कंटेन, अब उस मिकदार में कितने आपके पास क्या है, एलिमेंट्री एंटिटीज हूं। एलिमेंट्री एंटिटीज से मुराद क्या है, यहां पर आप देख लें एलिमेंट्री एंटिटीज। देखें, हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उसके अलावा मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं और आयनिक
स्पीशीज होती है। ये 4 जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, और उसके अलावा मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, और उसके अलावा क्या होते हैं, आयनिक स्पीशीज होती हैं, आयनिक स्पीशीज। तो ये आपके पास क्या है, ये मुख्तलिफ जो ना मैंने आपको सब्सटेंसेस बताए, ये सब्सटेंसेस से मुराद एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या आयनिक स्पीशीज। अब देखें एलिमेंट्स जैसा कि कार्बन हो गया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जैसा कि CO2 हो गया, आयनिक कंपाउंड जैसा कि NaCl हो गया, और आयनिक स्पीशीज जैसा कि क्या हो गया, SO4 2 नेगेटिव हो गया। यानी कि जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो उसे हम आयनिक स्पीशीज कहेंगे। और आयनिक कंपाउंड आयंस के मिलाप से बनेगा, जब दो आयंस आपस में क्या बनेंगे, कंबाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तो वो आपके पास क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। अब देखें एलिमेंट्स के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और यानी कि एलिमेंट्स के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड के अंदर फार्मूला यूनिट्स मौजूद होते हैं। यानी कि जो स्मॉलर यूनिट है वो आयनिक कंपाउंड का वो क्या है, फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह आयनिक स्पीशीज जो है वो आयन से मिलकर बने होते हैं। और आप जानते हैं अगर एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, उसमें प्रोटॉन मौजूद होंगे, उसमें न्यूट्रॉन मौजूद होंगे, और उसके अलावा अदर पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन वगैरह, ये भी पार्टिकल्स इसके अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। एक ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयनिक कंपाउंड में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, आयनिक स्पीशीज के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अदर पार्टिकल्स होते हैं। ये जो लास्ट वाले क्या है आपके पास 4 हैं, ये सब के अंदर क्या होते हैं, मौजूद। लेकिन एलिमेंट्स में एटम्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट, और आयनिक स्पीशीज में आयन मौजूद होते हैं। ये सारे कलेक्टिवली हम इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्री एंटिटीज कहते हैं। ये एलिमेंट्री एंटिटीज जो आपके पास क्या है वो कितनी होनी चाहिए, वो उसने कहा उतने होने चाहिए जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर होते हैं। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट वो कितनी अमाउंट होनी चाहिए, वो इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि उसमें जो एलिमेंट्री एंटिटीज हैं वो इतने होने चाहिए जितने किसमें हैं, वो आपके पास कार्बन 12 उसके 12 ग्राम में मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 उसके अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब यहां पर देखें, अगर आप मैस ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12, उसके एक एटम का मैस अगर आप देखें तो वो कितना होता है, वो 12 AMU होता है। अब AMU क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट। जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है उसका जो यूनिट है वो क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट AMU। ये एक कार्बन 12 का क्या है आपके पास मैस है। अब हम इसे 12 AMU को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 12 ग्राम में। तो उसके लिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, 1 ग्राम जो है वो किसके बराबर होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 AMU। अगर आप एक AMU की वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, 1 AMU इज इक्वल टू 1 ओवर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ग्राम। तो ये आंसर आएगा कितना, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। अब ये एक MU के बराबर है, यानी कि यहां पर आप ये वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैस हुआ किसका, 1 कार्बन 12 का। एक कार्बन 12 का मैस वो आपके पास यहां पर बहुत ज्यादा कम आएगा। यहां पर देखें तो 10 इसकी पावर -24 है, और ये साथ क्या है, ग्राम। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये 10 इसके पावर -24 ग्राम नहीं, बल्कि ये सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाए, 12 के अंदर। तो फिर हम दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों बराबर की दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अगर आप यहां पर ये AMU की जगह 1 AMU की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएगा। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर देखेंगे तो आपके पास 19.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम आंसर आएगा। तो ये आंसर है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, इस वैल्यू की जगह पर ये जो आपके पास क्या है 19.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, 12 ग्राम चाहिए। अगर हम इसको इसमें 12 ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 के साथ मल्टीप्लाई करके
कितना आंसर आ जाएगा, वही आंसर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 कार्बन 12 एटम्स आ जाएंगे। और अगर आप इस 19.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 6 पॉइंट यानी कि 19.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, क्योंकि बराबर की एक साइड पर जो काम करते हैं दूसरी साइड पर भी वही हम काम करते हैं, ये एक मैथ का रूल है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 12 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं ये ग्राम है, तो ये आपके पास क्या होगा, ग्राम में। इसका मतलब ये है कि 12 ग्राम के अंदर इतने एटम्स क्या होंगे, मौजूद होंगे। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 जो है ना वो कार्बन 12 के एटम मौजूद होंगे। इसका मतलब ये है किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट के उसके अंदर कितने एलिमेंट्री एंटिटीज होनी चाहिए, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक चीज याद रखना है कि n और a को लार्ज लिखना है और सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे n के नीचे लिखना है आपने। तो ये आपके पास क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर किसने प्रपोज किया था, वो एक इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगैड्रो, उसने जो ना एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंट किया था, उसको पेश किया था और उसी के नाम पर इसका जो ना नाम रखा गया था एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो एवोगैड्रो नंबर है Na is a physical constant represent the molar number. Molar number mean 1 mole, यानी कि 1 मोल, मोलर नंबर ऑफ एंटिटीज। अब वो एंटिटीज एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं। द एग्जैक्ट वैल्यू इज 6.02214179 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। यहाँ पर बहुत अहम जो इस Na का जो यूनिट है वो क्या है, मोल इनवर्स है। मोल इनवर्स, इसको आपने याद रखना है। तो ये आपके पास अगर आप इसे राउंड ऑफ करके लिखें तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये आपके पास क्या आएगा, जो ना मोल इनवर्स, ये Na क्या होंगे पार्टिकल्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।